जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। हमने अपना 10th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ था। आज इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर था उसमें हमने न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस को पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन क्या होता है कि हम किस तरह अपने जिस्म में खुराक लाते हैं या किस तरह अपने जिस्म में खुराक को यूज़ करते हैं, इससे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन की दो तरह किस्में होती है, एक होती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें जानवर अपनी खुराक खुद बनाता है, जैसे कि पौधे वगैरह। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जिसमें जानवर अपनी खुराक खुद नहीं बनाता बल्कि वो किसी दूसरे जानवर से लेता है। अब जो हमारे पास न्यूट्रिशन है ना, उसके हमारे पास 5 मेन स्टेप है: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। जो हमारे पास न्यूट्रिशन के 5 स्टेप अब उन्हें बारी बारी देते हैं। इंजेशन क्या होता है कि खुराक का मुंह के अंदर लाने से इंजेशन कहते हैं। और डाइजेशन क्या होता है कि उन खुराक के जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं उनको हमारे जिस्म की जो सेल है वो पास नहीं कर सकते, तो उन्हें छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ना, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। आगे वाला हमारा पूरा जो चैप्टर है वो इसी सेकंड स्टेप डाइजेशन के मुतल्लिक है। जिसम के जिस हिस्से में हमारे पास डाइजेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, डाइजेस्टिव। ये फिर हमने एमसीक्यू डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये फिर हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी, आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। आज आप अच्छा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है जी, जिसम के जिस हिस्से में डाइजेशन होती है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक लॉन्ग ट्यूब पर और सम हेल्पर ऑर्गन्स पर। ये हमारा पीछे वाला लेक्चर इसलिए मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। किस चीज़ों पर शुरू होता है, एक लॉन्ग ट्यूब पर और सम हेल्पर ऑर्गन्स पर। जो इसमें मेन हिस्से आ जाते हैं वो आ जाता है ओरल कैविटी। सबसे पहला हिस्सा आ जाता है ओरल कैविटी। उसके बाद हमने ओरल कैविटी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की थी, ये भी आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। फिर आ जाता है फेरिंग्स और एसोफेगस। अब हमारी जो खुराक है ना, हमने एसोफेगस तक पढ़ लिया था कि हमारी खुराक कहाँ तक आ गई है, एसोफेगस तक आ गई है। अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है जी स्टमक। क्या पढ़ना है जी, स्टमक पढ़ना है, ठीक है। तो स्टमक से पहले जो हमारी खुराक है वो किधर मौजूद है, एसोफेगस में मौजूद है, जो कि खुराक की एक नाली है। अब हमने पढ़ना है कि स्टमक में, अब हमने ये देखना है खुराक एसोफेगस से स्टमक में किस तरह जाती है, फिर स्टमक में खुराक के साथ साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टमक की लोकेशन एंड शेप। स्टमक हमारे पास जिसमें किस हिस्से में मौजूद है, उसकी क्या शेप है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि स्टमक की जो शेप है ना, वो हमारे इंग्लिश के जो हरफ है जे, उसकी तरह की है। हमारा जो स्टमक उसकी शेप किस तरह की है, इंग्लिश के रूप जो है जे, उसकी तरह की है, ठीक है। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। ये हमारे पेट की जो कैविटी है, खाली जगह है, उसके ऊपर वाले हिस्से में बाएं जाना मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है जी, हमारे पेट में जो खाली जगह है उसके ऊपर वाले हिस्से में बाई जानब मौजूद होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी किसे कहते हैं, पेट में जो खाली खला है उसे हम क्या कहते हैं जी, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो अभी तक हमने स्टमक के बारे में क्या पढ़ा कि स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है, ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। और ये किधर लोकेटेड है, ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, ये डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है। किधर किधर मौजूद होता है, आपको इसकी लोकेशन याद कर लेनी है। अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, ये भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। अब जो हमारा स्टमक होता है ना, उसके दो मेन हिस्से होते हैं। तो क्या होते हैं जी, दो हमारा स्टमक होता है, इसके दो मेन हिस्से होते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर द एसोफेगस इज कॉल्ड द कार्डिक एंड। जो हमारे पास स्टमक का पहला हिस्सा होता है जो कि एसोफेगस के फौरन बाद आता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, कार्डिक एंड। क्या कहते हैं जी, कार्डिक एंड। और जो आखिर वाला हिस्सा जो इसके बाद वाले हिस्सा, यानी स्टमक के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ होगा उसे हम क्या कहेंगे जी, पाइलोरिक एंड। यानी कि हमारे पास स्टमक के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो उसके पीछे वाले हिस्से एसोफेगस की तरफ है उसे हम कह देंगे कार्डिक, और जो उससे आगे वाले हिस्से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ उसे हम कह देंगे पाइलोरिक एंड। हमारे पास स्टमक के दो हिस्से होते हैं, किस बना पर कि अगर वो एसोफेगस के साथ वाला हिस्सा है, जो उससे पीछे वाला हिस्सा, अगर वो उसके साथ वाला या उसके करीब वाला हिस्सा है तो उसे हम कार्डिक एंड कहेंगे। और अगर वो उससे आगे वाले हिस्से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ वाला हिस्सा है तो उसे हम क्या कह देंगे जी, पाइलोरिक एंड। स्टमक के हमारे पास दो हिस्से हैं, एक है कार्डिक एंड और एक है पाइलोरिक एंड। उम्मीद है आपको कार्डिक एंड और पाइलोरिक एंड में फ़र्क का पता चल गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर की आप मिसाल इस तरह ले लें कि जिस तरह बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, स्फिंक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास मैदा है ना, उसके जब वो शुरू होता है उधर भी एक ढक्कन लगा होता है, और जब वो खत्म होता है उसके भी एक इधर ढक्कन लगा होता है। यानी कि आप हमारे मैदे को दो मुंह वाली बोतल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, दो मुंह वाली बोतल भी कह सकते हैं। और उनके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, ढक्कन लगे हुए हैं। उन ढक्कन को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं।
एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक, एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर, यानी जहाँ एसोफेगस और स्टमक मिलते हैं वहाँ जो ढक्कन लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कार्डिक स्फिंक्टर या लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर कह देते हैं। ठीक है, जो ढक्कन हमारे पास एसोफेगस और स्मॉल स्टमक के दरमियान मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं जी, कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसका क्या काम होता है, इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द एसोफेगस। इसका ये काम होता है कि इसने ना खुराक जब मैदे में आ गई तो उसे दोबारा एसोफेगस में नहीं जाने देना, यानी कि जब ये खुराक मैदे में आ गया ना तो स्फिंक्टर ने बंद हो जाना, स्फिंक्टर जैसे ही बंद होगा तो खुराक फिर वापस नहीं जा सकती। ठीक है, ये हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर का काम। अब इस तरह समझ लें कि मैदा जो हमारे पास बोतल है, जब वो खुराक उस बोतल में आ गई तो उसका ऊपर वाला ढक्कन जिसे हम कहेंगे कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, अब खुराक वापस नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे सिमिलरली इसी तरह अ पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह जिस तरह हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान, एसोफेगस और स्टमक के दरमियान मौजूद है, इसी तरह जो हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद है। ठीक है, आगे हमारे पास इसके फंक्शंस आ गए। द स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। मैंने आपको बताया था मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन में फ़र्क। मैकेनिकल डाइजेशन होती है जिसमें जिस्म का हिस्सा खुद इन्वॉल्व होता है, खुद खुराक को तोड़ता है, और केमिकल डाइजेशन जिसमें हमारे पास इंजाइम वगैरह यूज़ होते हैं। तो हमारे पास स्टमक में क्या होती है, स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है थोड़ी सी। ठीक है, अब हमने देखना है केमिकल डाइजेशन कहाँ होती है, किस तरह से होती है। इससे पहले जो हमने केमिकल डाइजेशन पढ़ी वो कहाँ कहाँ पढ़ी है, इससे पहले जो हमने डाइजेशन पढ़ी वो पढ़ी है ओरल कैविटी में केमिकल डाइजेशन होती है और फेरिक्स में केमिकल डाइजेशन होती है। एसोफेगस में किसी तरह की भी केमिकल डाइजेशन नहीं होती है, आप लोगों ने याद रखना, ये अहम तरीन है। ठीक, इसके बाद आकर चर्निंग। चर्निंग हमारे पास किसकी मिसाल आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल डाइजेशन होती है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर मेड ऑफ थिक स्मूथ मसल्स व्हेन फूड अराइव्स इन द स्टमक दीज मसल्स कंट्रैक्ट रिगरसली। के मतलब क्योंकि हमारे पास जो स्टमक है ना वो बहुत से मजबूत स्मूथ मसल से मिलकर बना है। जब वो स्मूथ मसल्स आपस में कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो खुराक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इससे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। जिस तरह आप अगर रोटी को अपने दो हाथों के दरमियान रगड़ेंगे तो वो छोटी हो जाएगी ना, इसी तरह हमारे पास जो मैदा होता है उसकी दीवारों में भी जो स्मूथ मसल जब वो आपस में रगड़ते हैं या एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट करते हैं तो खुराक को छोटा कर देते हैं। इस तरह के डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। और अगर ये मैकेनिकल डाइजेशन मैदे में हो तो इसे हम चर्निंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, देयर कंट्रैक्शन हेल्प इन द चर्निंग, उनकी कंट्रैक्शन चर्निंग में मदद देती है। मतलब जब वो आपस में मिलते हैं या रगड़ खाते हैं तो चर्निंग होती है, यानी कि खुराक छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, हीट इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू दिस चर्निंग। अब जैसे तरह मैंने आपको बताया अगर हम हाथों को भी रगड़ेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी प्रोड्यूस होती है। इस तरह जब मैदे की दीवारें आपस में रगड़ती हैं तो उनसे भी हीट प्रोड्यूस होती है। दिस हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड। ये हीट भी बहुत काम की होती है, इससे क्या फायदा होता है, ये हमारे पास लिपिड्स जो है ना उनको मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जी स्टमक। स्टमक की सबसे पहले हमने लोकेशन एंड शेप देखी। स्टमक की शेप क्या है जी, ये जे शेप है। उसके बाद लोकेशन इसकी क्या है, ये अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। फिर इसमें हमारे पास दो रीजन हो जाते हैं, एक रीजन जो एसोफेगस के साथ लगा होगा यानी जो एसोफेगस से कनेक्ट होगा उसे हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, कार्डिक रीजन, और जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से लगा होगा वो होगा जी पाइलोरिक रीजन। हमारे पास स्फिंक्टर किस में आ गई, स्फिंक्टर का होता है एक समझ लें आप एक ढक्कन की तरह का होता है जो चीज़ को किसी एक जगह जब कोई चीज़ आ गई तो उसे वापस जाने से रोक देता है। ठीक है, तो जो स्फिंक्टर एसोफेगस और स्टमक के दरमियान होगा उसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कह देंगे, और जो स्टमक हमारे पास स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होगा उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कह देंगे। इसके बाद हमने देखा जी फंक्शन क्या है। इसमें हमारे पास हमने पढ़ा कि फंक्शन इसके दोनों तरह के होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है और पार्शली केमिकल डाइजेशन भी करता है। मैकेनिकल डाइजेशन किस तरह करता है जी, चर्निंग के जरिए करता है। चर्निंग में क्या होता है कि मैदे की दीवारें आपस में रगड़ खाती हैं जिससे खुराक हमारे पास छोटे छोटे समय डिवाइड हो जाती है। इस जब वो रगड़ खाती हैं या कंट्रैक्ट होती हैं तो उससे हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये हीट हमारे पास किसको मेल्ट करने के लिए यूज़ होती है जी, दिस हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड्स। ये हमारे पास लिपिड्स को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमने मैकेनिकल डाइजेशन पढ़ ली। अब हमारा जो काम रहेगा वो आ गया जी केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन किस तरह होती है जी, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन। मेनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। हमारे पास जो स्टमक होता है ना उसकी 2 से 3 वॉल्स होती हैं और उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो एंजाइम या हार्मोन अपने से रिलीज करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है जी, हार्मोन या एंजाइम रिलीज करती है।
तो जो हमारे पास मैदे की दीवारों में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, वो जो चीज़ सेक्रेट करते हैं उसे हम कहते हैं जी गैस्ट्रिक जूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं जी गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन एंड म्यूकस, यानी इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जो हमारे पास मैदे की दीवारें होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास आगे 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन, और एक चीज़ होती है जी म्यूकस होती है। अब हमने देखना है कि गैस्ट्रिक जूस में जो ये 3 चीज़ें होती हैं इनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमारे पास चीज़ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने देखना है इसका क्या काम है। ये क्या काम करते हैं, ये कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजिन इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, इट आल्सो किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जो हमारे पास HCl होती है ना, वो खुराक में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करती है, और जो हमारे पास इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद है उससे एक्टिव करती है। जब तक ये एंजाइम एक्टिव नहीं ना होगा तो हमारे पास उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो प्रोटीन को तोड़ ही नहीं सकेगा। इसलिए HCl का काम क्या होता है, वो इनएक्टिव एंजाइम जो कि पेप्सिनोजिन है उसे एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ आपने याद रखना है कि इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है, पेप्सिनोजिन, और एक्टिव फॉर्म कौन सी है, जो हमारे पास एक है पेप्सिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम काम करेगा, पेप्सिन काम करेगा या पेप्सिनोजिन काम करेगा, पेप्सिन काम करेगा। पेप्सिनोजिन क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि ये इनएक्टिव हालत है। तो हमने इनएक्टिव हालत से जब एक्टिव हालत यानी पेप्सिन में जाना तो किस चीज़ की जरूरत हमें पड़ेगी, उसकी चीज़ जो चीज़ उसे हम कहेंगे HCl। HCl हमें कहाँ से मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस से मिल जाएगा। ठीक है, आगे जो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या हो गया, एक्टिव मान गया, एंड एक्टिव एंजाइम दैट ब्रेक्स लार्ज प्रोटीन्स इनटू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। इसका क्या काम होता है, जो हमारे पास पेप्सिन इसका काम का होता है क्या होता है, इसमें जो हमारे पास लार्ज प्रोटीन के बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं उनको किस छोटे छोटे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं जी जिन्हें हम क्या कह देंगे जी पेप्टाइड कह देंगे। यानी कि पेप्सिन का काम क्या है कि उसने प्रोटीन के बड़े मालिक्यूल जो बहुत ज़्यादा पेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड है उसे छोटे छोटे अमीनो एसिड के जोड़ों में कन्वर्ट करना है, जिसे हम पेप्टाइड कहेंगे। अमीनो एसिड में नहीं कन्वर्ट करना डायरेक्ट, अमीनो एसिड के 2 3 4 जोड़ों में कन्वर्ट कर देना, इससे हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड कह देंगे। ठीक है, हमारे पास जो एंजाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसलिए हम उन्हें कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड। लेकिन जब उन पर हम पेप्सिन छोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे 2 3 अमीनो एसिड वाले चीज़ें बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं जी पेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड में भी आपको फर्क समझ आएगा। पॉलीपेप्टाइड बहुत ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड यानी बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड, और पेप्टाइड सिर्फ छोटी छोटी चेन अमीनो एसिड की। ठीक है, पेप्सिन का क्या काम होगा जी, इसने हमारे पास अमीनो एसिड को छोटे छोटे जो हमारे पास प्रोटीन है उसे छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन में कन्वर्ट कर देना है। उन छोटी छोटी अमीनो एसिड की चेन को हमारे पास क्या कहते हैं जी पेप्टाइड कहते हैं। अब जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस का तीसरा हिस्सा था वो है जी म्यूकस। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो हमारे पास HCl होता है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक तेजाब है। जब वो हमारे पास किसी भी जिस्म के हिस्से पर पड़ेगा ना तो वो उसे जला देगा। तो सवाल पैदा होता है कि HCl जो हमारे पास मैदे में बन रहा है वो फिर मैदे को क्यों नहीं ख़त्म कर रहा, वो फिर मैदे को क्यों नहीं ख़त्म कर रहा है, मैदे की दीवारों को क्यों नहीं वो तबाह कर रहा। तो उसका जवाब ये है कि गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास म्यूकस भी होता है। वो क्या करते हैं, वो फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक। वो हमारे पास स्टमक के ऊपर एक लेयर बना देता है जिससे HCl उस पर इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता और हमारे पास मैदे की दीवारें बची रहती है। When it neutralizes the HCl के ये HCl के जो काम है ना उसे ख़त्म कर देता है। So पेप्सिनोजिन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड ऑन walls protecting them from breakdown. Fun fact: the stomach HCl is so strong that it can dissolve metal, but the thick mucus lining keeps it safe. वो कह रहे हैं कि स्टमक की जो HCl है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेटल को भी डिजोल्व कर देगा, हल कर देगा, लेकिन म्यूकस की वजह से हमारे पास मैदे की दीवारों से बची रहती है। ठीक है, म्यूकस forms a protective layer on the inner walls of the stomach where it neutralizes the HCl. So pepsinogen cannot be activated on walls protecting them from breakdown. ठीक है, इस वजह से जो हमारे पास मैदे की दीवारें हैं ना उनको कुछ नहीं होता, हालांकि उधर HCl भी मौजूद है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उधर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई है म्यूकस की। ठीक है, आगे हमारे पास आ गई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन काइम की। इससे पहले हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी बोलस और काइम। बोलस और काइम में आपको फर्क आ सकता है पेपर में, और ये अहम सवाल है कि बोलस क्या है और काइम क्या है। तो पहले मैं काइम पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको बोलस को भी रिवाइज करा देता हूँ। फूड यूजुअली रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। कि हमारे पास जो मैदे में खुराक है वो 3 से 4 घंटे रहती है। ये भी हमारे पास अगेन है, खुराक कितने देर में रहती है, 3 से 4 घंटे में रहती है। ड्यू टू एक्शन इन द स्टमक द फूड बिकम्स अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। ठीक है,
अब जो हमारी खुराक मैदे में आ गई उसमें हमने HCl भी डाल दिया, उसमें हमने म्यूकस भी डाल दिया, उसमें हमने पेप्सन भी डाल दिया, उसमें हमारे जो मसल्स की दीवारें उन्होंने कंट्रैक्शन भी कर दी। अब इन सब हाथ बाद जो है ना हमारी खुराक वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, सूप लाइक मिक्सचर बन जाता है। इससे हम क्या कहते हैं जी, कायम कहते हैं। और बोलस क्या था, बोलस हमारे पास ये था कि हमारे पास ओरल कैविटी में उसके तमाम काम हो जाने के बाद जो खुराक की शक्ल गीली सी शक्ल में जो खुराक बन जाती है उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस क्या है, ओरल कैविटी में बनता है, और कायम कहाँ बनता है जी, स्टमक में बनता है। ठीक है, बोलस हमारे पास सूप लाइक नहीं होता, वो एक गोल स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड गीला स्ट्रक्चर होता है। जो कायम हमारे पास वो होता है जी, सोप लाइक मिक्सचर होता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, the pyloric sphincter control the flow of the chyme. Each time the pyloric sphincter opens, about 5 to 15 millimeter chyme moves to the small intestine. अब देखिए हमारे पास ऊपर जो सबसे एसोफेगस के आगे अगर ढक्कन कार्डिक स्फिंक्टर के बाद हमारे पास आ गया स्टमक के बाद एक और ढक्कन आ गया स्मॉल पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद हमारे वाला कौन सा हिस्सा आ गया जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खुराक जो है ना वो स्टमक में किस हालत में आ गया जी, कायम में। अब कायम से जो खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए जानी है ना, वो सिर्फ 5 to 15 मिलीलीटर जाती है जब एक मरतबा हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है। ठीक है, ये भी हमारे पास एमसीक्यू है। ईच टाइम द पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन, अबाउट 5 to 15 मिलीलीटर ऑफ काइम मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिर्फ 5 से 15 मिलीलीटर काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। एक बार तो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। अपना स्टमक की सबसे पहले हमने लोकेशन एंड शेप देखी कि स्टमक हमारे पास जे शेप स्ट्रक्चर होता है। अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होता है, बिलो द डायफ्राम होता है, इसके हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। अगर जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जो एसोफेगस की तरफ, उसे हम कार्डिक रीजन कहते हैं, और जो हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन जो की तरफ होता है उसे हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं। इसी बिना पर इसके दो स्फिंक्टर भी होते हैं। जो स्फिंक्टर कार्डिक की तरफ यानी एसोफेगस की तरफ होगा उसे कार्डिक स्फिंक्टर कह देंगे, और जो स्फिंक्टर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ या पाइलोरिक रीजन की तरफ होगा उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इन स्फिंक्टर का काम क्या है कि ये खुराक को वापस जाने से रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फंक्शन आ गया। फंक्शन में इसमें हमने पढ़ा है जो हमारे पास स्टमक है वो दोनों तरह की डाइजेशन करता है, केमिकल डाइजेशन भी करता है और मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है। केमिकल डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन किस तरीके से करता है, वो चर्निंग के जरिए करता है, और केमिकल डाइजेशन किस तरीके से करता है, वो गैस्ट्रिक जूस के जरिए करता है। गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या काम करता है जी, वो एक जो हमारे पास इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन उसे एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह को भी खत्म करता है। पेप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन के बड़े बड़े मालिक्यूल को छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, जिन्हें हम पेप्टाइड कहते हैं। म्यूकस का क्या काम है, ये हमारे पास मैदे की दीवारों को बचाती है HCl वगैरह के इफेक्ट से, कि वो मैदे की दीवारों को नुकसान ना दे। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कायम क्या होता है। कायम हमारे पास जब हम तमाम इस ऊपर वाले तमाम काम हो गए उसके बाद जो खुराक की शोरबे नुमा शक्ल बन जाती है उसे हम कायम कहते हैं। ठीक है, और जब भी कोई भी पाइलोरिक एक मरतबा पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलता है तो हम उससे 5 से 15 मिलीलीटर ही कायम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। उम्मीद है आपको लेसन की समझ लगी होगी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ना की आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज आ गया जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इसे लिखेंगे। ये हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सबसे पहले एमसीक्यूज, द शेप ऑफ द ह्यूमन स्टमक इज, क्या कि हमारे पास जो ह्यूमन का मैदा है स्टमक है उसके हमारे पास शेप किस तरह की है, सी शेप है, यू शेप है, जे शेप है या ओ शेप है। तो हमने पढ़ा कि वो किस शेप का होता है जी, जे शेप का होता है। इसके बाद द स्फिंक्टर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड स्टमक, जो स्फिंक्टर हमारे पास एसोफेगस और स्टमक के दरमियान उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, एनल स्फिंक्टर कहते हैं, या इलोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। तो हमारे पास उसके जवाब है जी कार्डिक स्फिंक्टर। जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान उससे कार्डिक स्फिंक्टर, और जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान उससे पाइलोरिक स्फिंक्टर। गैस्ट्रिक जूस कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, क्या उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या उसमें नाइट्रिक एसिड होता है, या एसिडिक एसिड होता है। तो हमने पढ़ा जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इतना मजबूत एसिड होता है कि अगर हम किसी मेटल वगैरह पर भी इसे फेंकेंगे तो वो भी हल हो जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन द स्टमक द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन, कि हमारे पास स्टमक में इनएक्टिव एंजाइम जो पेप्सिनोजन है उसे एक्टिव पेप्सिन में किस तरह से बदल जाता है, या कौन सी चीज़ है जो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में बदल दिया। तो उसका जवाब हमारे पास क्या म्यूकस है, नहीं। म्यूकस तो हमारे पास दीवार को जाती है मैदे की। क्या बाइल साल्ट है, ये भी तक हमने पढ़ा ही नहीं। क्या सलाइवा है, नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है जी, HCl है। HCl का क्या काम है,
वो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करती है, या उसका दूसरा काम क्या है जी, वो हमारे पास जो गंदे बैक्टीरिया वगैरह उनको भी खत्म करती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन ब्रेक्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल इनटू शॉर्टर चेन्स कार, कि हमारे पास पेप्सिन का क्या काम है, वो बड़े बड़े जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। उनके क्या कहते हैं, उन्हें क्या हम मोनोमर कहते हैं? नहीं। क्या उन्हें पेप्टाइड कहते हैं? जी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं जी, पेप्टाइड कहते हैं। और ये 4 से 5 अमीनो एसिड का एक गुच्छा होता है, या 4 से 5 अमीनो एसिड की चेन होती है। लेकिन जो प्रोटीन है ये 1000 से 10,000 अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन 1000 से 10,000 अमीनो एसिड को छोटे छोटे 4 से 5 बार में कन्वर्ट करना किसका काम है? पेप्सिन का काम। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन बाय इट्स ओन एसिड, कि वो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस का कौन सा ऐसा है जो खुद की मैदे की दीवारों को बचाता है? क्या वो पेप्सिन है, क्या वो एसिल है, क्या वो म्यूकस है, या वो पेप्सिनोजन? तो हमने कहा था कि वो क्या है जी, म्यूकस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर एक्शन इन द स्टमक द फूड बिकम्स अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड बोलस काइम मोनोमर पेप्टाइड, कि जब स्टमक में तमाम तरह काम हो गए तो उसके बाद जो खुराक की जो शक्ल बनती है उसे हम बोलस कहते हैं, काइम कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं जी, काइम कहते हैं। बोलस किधर बनता है? बोलस हमारे पास ओरल कैविटी में बनता है, ये स्टमक में नहीं बनता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फूड यूजुअली रिमेन इन द स्टमक फॉर हाउ मेनी आवर्स? 1 to 2 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, 5 to 6 आवर्स, या 7 to 8 आवर्स? तो इसका हमारे पास क्या आंसर है जी, 3 to 4 आवर्स आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ईच टाइम द पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच काइंस मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जब भी हम एक मरतबा पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है तो कितना जाता है खून? 1 से 2 मिलीलीटर, 5 से खून कह दिया, खुराक 1 से 2 मिलीलीटर, 5 से 15 मिलीलीटर, 20 से 30 मिलीलीटर, या 50 से 100 मिलीलीटर? तो इसका हमारे पास आंसर क्या है जी, 5 से 15 मिलीलीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, द रिगरस कंट्रैक्शंस ऑफ द थिक स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक डायरेक्ट फूड एंड हेल्प मीट मैट लिपिड आर नाउन, कि जो हमारे पास मैदे की द्वारा आपस में कंट्रैक्ट होती हैं और हीट प्रोड्यूस करती है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, चर्निंग कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। हमने पढ़ा इसे क्या कहते हैं जी, चर्निंग कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस क्या है? ये एसोफेगस की मूवमेंट है। इंजेक्शन क्या? खुराक को जिस्म के अंदर लाना। इंजेक्शन क्या? खुराक को जिस्म से बाहर लाना। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ लगी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं, मुझ पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भाई ने सप्लाई वगैरह की तैयारी करनी हो तो वो भी रब्ता कर सकता है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दें या कॉल वगैरह कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।